यहाँ हम डिस्कस करेंगे आईसीआर या पीजी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी किसके लिए होता है ये? एमएससी एडमिशन के लिए। एमएससी एडमिशन के लिए होता है, जो भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं वो कंसर्न है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, और गाइडलाइंस तैयार करेगा आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो जो आईसीआर है, ये आईसीआर एग्ज़ाम का नाम क्या है? AIEEE लेकिन विद्यार्थियों के बीच में ये फेमस है किसके नाम से? जूनियर रिसर्च फेलोशिप एग्ज़ाम के नाम से फेमस है। ये अपडेट याद रखना, क्योंकि फॉर्म भरते समय जेआरएफ की भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वाला टिक करना है यदि आप एमएससी एडमिशन चाहते हैं एग्रोनॉमी में, हॉर्टिकल्चर में। तो ये वर्डिंग ध्यान रखना। नाउ लेट अस चेक समथिंग इम्पॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ हम मुख्य तौर पे डिस्कस करेंगे एनटीए क्या है, सीआर क्या है, या इसके अतिरिक्त मेजर सब्जेक्ट ग्रुप पैटर्न क्या होता है, और शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन किस किस तरह का होता है, इसके बारे में हम लोग क्विक डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट है यहाँ 20 जुलाई 2022 से फॉर्म स्टार्ट है। 19 अगस्त यानी एक महीना तक चलेगा। 19 अगस्त लास्ट डेट है। शाम के 5 बजे तक फीस भरेंगे और 11:50 रात को लास्ट डेट है फीस जमा करने का। ये फॉर्म भरने का लास्ट टाइम ये है। यहाँ फीस थोड़ा देखिए यहाँ पे कि फ़ी कितना पड़ता है। जनरल के लिए है 1150, और ओबीसी के लिए है कितना, 30 रुपये कम, 1120, और SC ST थर्ड जेंडर के लिए है 570, और सर्विस चार्ज ऑफ द कंसर्न बैंक। अच्छा, सर्विस चार्ज अभी लगेगा तो इस पर भरते समय में याद रखना कुछ एक्स्ट्रा पैसा आएगा, रो मत देना। यहाँ एक बात और भी है कि भाई कब से कब फॉर्म तो डाल सकते हो, ये तो मेंशन है, लेकिन एडमिट कार्ड कब आएगा, परीक्षा कब होगा, ये बताएंगे एनटीए के साइड में। और ऑफिशियल वेबसाइट ये है ICR.NTA.NIC.in, NTA.AC.in, ये दोनों ऑफिशियल वेबसाइट है, ध्यान रखना। यहाँ टोटल 120 क्वेश्चन आएगा, और ये सारे क्वेश्चन MCQ होगा, और ये 120 मिनट यानी 2 घंटे का परीक्षा है। तो टोटल आपके 2 आवर यानी कितना हो गया, 2 घंटे का मतलब कितना मिनट होता है? 120 मिनट का समय है। 120 मिनट में 120 क्वेश्चन आएगा, तो मान के चले एक क्वेश्चन के पीछे में आपको 1 मिनट का समय मिल रहा है। आप इसे तैयार होते समय में 1 मिनट के हिसाब के बजाय आप 45 सेकंड में तैयार करिए कि 45 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो पाता है नहीं हो पाता है। ऐसा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आज के टाइम पे क्वेश्चन लंबा और कठिन आ रहा है, लेंदी क्वेश्चन आते हैं। अब एक यदि आप सही करोगे तो 4 नंबर मिलेगा, तो 4 सही मिलेगा, तो टोटल मैक्सिमम 120 करेक्ट कर दोगे तो क्या जाएगा ये कितना आ जाएगा? 350 कितना? हाँ 480 ना, हाँ 4 दूनी 8 और फिर ये 4, तो 480 हो गया, ठीक है, ओके। तो 480 टोटल नंबर हो जाएगा इसका। 480 में आपको स्कोर आउट करना पड़ेगा। सही करे तो 4, गलत करे तो -1, नहीं करे तो 0। ठीक है, ये सिंपल फंडा है इसका, और आपको जान गए कि कहाँ कहाँ पे ये इसका डिटेल है। लेट अस सी समथिंग। एनटीए जानते हैं एक ऐसा बॉडी जो कि कंट्री में हर एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का पार्ट है। और दूसरी बात यह है, यदि हम आईसीआर की बात करें तो आईसीआर एग्रीकल्चर की दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है इंडिया में, और परीक्षा करता है ये वाला। इसके अतिरिक्त ये जो एग्ज़ाम है पीजी एग्ज़ाम, ये जो पीजी जिसे हम जेआरएफ कहते हैं, इसकी क्या खासियत है, क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा जानिए। तो ये आप जानते हैं कि टोटल कंट्री में 54 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इनमें अब क्या हो रखा है कि जो 54 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी उन्होंने कुछ कुछ बाधा लगा दिए, सब में एडमिशन नहीं दे रहे हैं उनको। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे 54 एग्रीकल्चर सिटी हैं, इनमें कहीं ना कहीं हल्का फुल्का उसकी आपको कंडीशन रिफ्लेक्ट होता है एक्रीडेशन का। एक्रीडेशन एक अलग क्राइटेरिया है। कायदे से क्या है देखिए कि एक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जैसे आप HAU लेते हैं, HAU में MSc एडमिशन के लिए
20 student part 25% likely to 30% seat in the master university in agriculture university are admitted through the PG। अब ये काफ़ी बढ़ा दिया गया है, जैसे HAU में एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में टोटल यदि उनको 10 जो है सीट में भर्ती करना है, टोटली 10 भर्ती करना है, क्योंकि हमें एससी में इतनी ज़्यादा नहीं होते, तो 10 लेने हैं मान के चलो, ठीक है। तो 10 का 25 से 30% कितना हो जाएगा, 10 का कितना हो जाएगा 2.5 और 3, यानी 2.5 से 3 सीट है वो ICAR JRF के थ्रू भराएगा, और बाकी के कितना बच गया यहाँ पे 70 से 75% उनका खुद का एग्जाम होता था उसके थ्रू भराएगा, और ये अभी है उनका एग्जाम के थ्रू भराएगा। लेकिन आने वाले टाइम पे ये भी दिक्कत में है यूजी की तरह कि ये भी आप क्या हो सकता है ICAR स्कोर ही यूज करने वाले हैं आने वाले टाइम पे, तो उनका भी एग्जाम खत्म होने वाला है, ठीक है। ये लिस्ट अब बहुत पहले से है, यहाँ तो ये श्योर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजी वाले में दिक्कत हो सकता है थोड़ी बहुत, ठीक है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, उस पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे ICAR डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन कौन से, IRI, IBRI, NDRI, सीफे, कौन है बात कर रहे हैं, जाना चले जाइए प्लीज़, बात मत करिए। रानी लक्ष्मीबाई CAU झांसी, RP CAU पूसा है, ये क्या है, ये है जहाँ पे 100% सीट ICAR के थ्रू भराया जाएगा। तो यहाँ देखिए CAU झांसी, CAU पूसा, और ये जो 4 हमने कहा था IBRI, NDRI, सारे का सारा MSc एंट्रेंस किससे भराया जा रहा है, 100% सीट PG एग्जाम से, PG ICAR PG से। और ये वाला रूल यहाँ पे नॉट मोर देन 40% कैंडिडेट फ्रॉम एनी स्टेट शुड बी एडमिटेड इन दिस वन, ये यहाँ पे भी लिखा गया है कि 40% से ज़्यादा किसी एक स्टेट के बच्चे एक स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं ले सकते। IRI में जैसे कहा, जैसे फॉर एग्जांपल है IRI के एग्रोनॉमी में 10 सीट है, तो 10 में से इसका 40% कितना हो जाएगा 4 सीट, और बाकी कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे आप देखिए जो 4 सीट है, इस 4 सीट में IRI अब कंट्री का टॉप जगह है मान के चलो। अब ऊपर के शुरू के टॉप जो है 5 लोग यदि मान के चले उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी से हैं, OUT से हैं, तो इनमें से कायदे से कितने लोग ले सकते हैं, यहाँ पे 4 लोग। अलग अलग क्राइटेरिया से हो सकता है पांचों कंज्यूम हो जाए, OBC, SC ST ऐसे कैटेगरी से, क्योंकि आजकल उस नियम का काफ़ी अनदेखा होता है रिजर्वेशन का। मैंने मैक्सिमम जगह में देखा हुआ है, जैसे गवर्नमेंट के गाइडलाइंस ये निकला हुआ है, जो मेरी समझ है उसके आधार पर और मैंने जो पढ़ा है, कि जैसे ऐसे सीट होता है ना रिजर्वेशन का, तो पहले जनरल का सीट होता है वो भराया जाता है, उस पर जो भी टॉप रैंकर आते हैं वो उस तरह से आते हैं, फिर जो बच जाते हैं जनरल का सीट भरने के बाद फिर वो रिजर्वेशन का सीट भराता है। तो जो रिजर्वेशन में दूसरे तीसरे या चौथे नंबर में थे वो भी रिजर्वेशन के थ्रू चांस मिल जाते हैं। ये राइट वे है जो मेरी समझ है, लेकिन मैंने मैक्सिमम जगह में कई बार तो ICAR में मैंने खुद देखा है कई साल में जहाँ पे उन्होंने गलत ढंग से एडमिशन लिया था। कैसे कि वो पहले ना कोट उसको भर देते हैं, किसको, रिजर्वेशन सीट को, और फिर उस पर जो कैटेगरी का बच्चा उसको फोर्स कर देते हैं कि आप उस पर चले जाओ, क्योंकि गाइडलाइंस इस तरह का नहीं है भाई मेरे हिसाब से, ठीक है। वो क्या है कि वहाँ पे पहले भर देते हैं फिर बाकी को ऐसे ही भर देते हैं, तो ये थोड़े से मेरे हिसाब से गलत है। उससे जो सीट है उसका एलोकेशन नहीं होता प्रॉपरली, बाकी कोर्ट डिसाइड करता है ऐसे मैटर में कि कौन सही कौन गलत। तो यहाँ पे ICAR PG 2022 एग्जामिनेशन है, ये 89 सिटी में होगा, और जैसे मैंने बताया था कि कहाँ कहाँ एडमिशन होगा। यहाँ एक बात लिखा है, कुछ जो बच्चे हैं और वो टोटल बच्चे हैं 600 विद्यार्थी एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सोल साइंस, इन सब को स्कॉलरशिप मिलेगा। इस स्कॉलरशिप का नाम जो है PG स्कॉलरशिप या जूनियर रिसर्च फेलोशिप के नाम से कहते हैं।
ये यहाँ पे पीजी आईसीआर, पीजी स्कॉलरशिप फॉर पीजी या एमएससी कहते हैं। और इसके अतिरिक्त इनको पैसा मिलेगा और सीट मिलेगा और उनको कॉलेज में जगह मिलेगा। ओवरऑल मेरिट रैंक के आधार पे ये होगा। लेकिन जिनको पैसा नहीं मिलेगा लेकिन केवल सीट मिलेगा, उनको भी पैसा मिलेगा एनटीएस के रूप में, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। और ये लगभग 5,000 के आसपास है। यदि वैल्यू यदि कहीं पे मेंशन होगा तो मैं बताऊंगा। और ये वाला है लगभग 12,000 पर महीना। ठीक है, दोनों का पता चल गया ना जो बताया था। तो ये है इसका। देयर इज ए नो प्रोविजन, इसमें भी पैसा वैसा दे कि सर ले लो ना, मेरे वैसा प्रॉब्लम हो गया है, ऐसा नहीं कर सकते, ज़्यादा पैसा ले लो ऐसा करके आप एडमिशन नहीं कर सकते, एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा। और ये बात इसमें भी है साफ तौर से जो मैंने कहा था कि जो पीजी वाले हैं, जो एमएससी एंट्रेंस के लिए, इसमें भी एक क्राइटेरिया है कि भाई बहुत सारे लोगों ने क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों को मल्टीपल एग्ज़ाम ना देना पड़े, इसीलिए अब बहुत सारे यूनिवर्सिटी चाहते हैं कि वो एनटीए का पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का स्कोर का उपयोग करेंगे अपने बच्चों को अपने यूनिवर्सिटी में बच्चे भरने के लिए। हम देखेंगे अपेंडिक्स 1 में, जहाँ पे ये कौन कौन यूनिवर्सिटी हैं जो इस साल ही अपना इच्छा जाहिर कर दिए हैं। अगले साल इस लिस्ट में लगभग 50 हो सकते हैं, मैं एश्योर हूँ। इस लिस्ट में तो 50 से ज़्यादा होंगे। जिनको भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा वो सीधा एचआर को बोलेंगे कि आप भी हमारा परीक्षा करवा दो, कह सकते हैं। और ये क्योंकि ये इच्छा नहीं है, विलिंगनेस नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से फोर्स पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आखिर में फोर्स पड़ता है क्योंकि बच्चों के बेनिफिट। अब पीजी का एंट्रेंस एग्जाम क्या है, डिफरेंस कैसे है? डिफरेंस मास्टर सब्जेक्ट ग्रुप चूज करना पड़ता है। जैसे वहाँ पे यूजी में क्या था, यूजी में एक अलग कंडीशन था कि भाई आप चूज करो पीसीबी आपका क्या है और 3 फिर इस तरह से करोगे। यहाँ आपको बताता हूँ मास्टर सब्जेक्ट ग्रुप है, ये चूज करना पड़ता है। मास्टर सब्जेक्ट ग्रुप और सब सब्जेक्ट यहाँ एनेक्सर 3 में। अब इसे बताता हूँ टोटल मास्टर सब्जेक्ट ग्रुप कितने हैं, लगभग 19। कोई भी आदमी जेआरएफ तैयार लिखेगा तो 19 सब्जेक्ट में से एक में लिखेगा। उनके अंदर में सब सब्जेक्ट होते हैं। जैसे एक है मेजर सब्जेक्ट ग्रुप है, इसका नाम है फिजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस में सब सब्जेक्ट कौन आता है? पहला आता है सोल साइंस, दूसरा आता है एग्रीकल्चर फिजिक्स, तीसरा आता है एग्रीकल्चर केमिकल और चौथा आता है इन्वायरमेंट साइंस। वो अलग बात है कि जो फिजिक्स है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट है, ये बाकी लोग नहीं जानते क्योंकि ये केवल आईआरआई में इसकी एमएससी होती है। सोशल साइंस ऐसा है जो पूरे इंडिया भर में अलग अलग जगह में यूनिवर्सिटी में ये होता है। आ रहा है समझ में? तो ये सब्जेक्ट ग्रुप एक ग्रुप है। जैसे एग्रोनॉमी आप सब्जेक्ट ग्रुप लेते हो या हॉर्टिकल्चर लेते हो, हॉर्टिकल्चर समझना आसान है, तो हॉर्टिकल्चर इज ए वन सब्जेक्ट ग्रुप। इसके अंतर्गत सब्जेक्ट ग्रुप अलग अलग कौन से होते हैं मास्टर डिग्री के लिए? जैसे हॉर्टिकल्चर का ये है फ्रूट साइंस, अलग ही चलता है, एआरआई में अलग डिपार्टमेंट है। वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट, 4 मेजर ग्रुप हैं। तो ये समझना कि टोटल 19 सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो और एडमिशन टोटल 79 सब्जेक्ट में आपका एमएससी हो सकता है अलग अलग विद्यार्थी का। फिर स्टेट वाइज नंबर ऑफ सीट, तो नंबर ऑफ सीट वी विल डिस्कस इट अबाउट। एक बार मैं चले यहाँ पे मैं सीधा आपको इसी पे चलता हूँ कि नंबर ऑफ सीट कितने कितने इन्होंने रखा हुआ है, क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट रखा गया है। विल बी डिस्प्लेड, नहीं इन्होंने भी इसमें भी जोल कर दिया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अभी ये बताएंगे ये क्या है। इसमें इस जगह में ICAR.org.in में या दूसरे वेबसाइट है ना, वो काउंसलिंग के समय में वो बताएंगे कि सीट कितना है। वो अभी आप परीक्षा दीजिए चुपचाप, अभी से नहीं समझना है, ठीक है। तो ये है क्योंकि देखिए अब ये जो नंबर ऑफ सीट है ना, ये झोल का विषय इसलिए भी हो जाता है कई बार क्योंकि सरकार के ऊपर पैसा कम आती है तो उसके भी हाथ नहीं खुलते ना कि ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप दे सके। वो तभी तो यूजी में जैसे देखा था 2785 लगभग सीट था, उनमें से लगभग 2,000 को लिए थे। अब तो कई बार आईएएस में भी होता है ऐसा
कि आईएएस का जो सीट निकलता है वो टोटल संख्या 1000 रहता है डिस्प्लेड में, भर्ती लेते हैं, लास्ट फाइनली सिलेक्शन का लिफ्ट आता है, उनमें बड़ी मुश्किल से 700-800 रहता है चयन का। तो ये थोड़े होते हैं क्योंकि कंसर्न पैसा वगैरह का भी हो जाता है और भी मुद्दे हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता है। यहाँ डिटेल आपने देख रखा था कि फॉर्म का शेड्यूल कब है, क्या है। लेट अस सी समथिंग एक्स्ट्रा थिंग। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कुछ है इस पर, हाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब रो रहे हैं क्या, इसलिए यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है। इन ऑर्डर टू अपीयर इन द ICAR PG 2022 an Indian national candidate must ensure that she fulfill the eligibility requirement for examination as well as the admission detail in the information bulletin. Applying for AIEEA PG 2020 appearing in the examination and qualifying the same does not necessarily mean acceptance of eligibility. यहाँ क्या है कि अप्लाई करते हो, अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन और फिर क्वालिफाई होते हो, द सेम डज नॉट नेसेसरी मीन द एक्सेप्टेंस ऑफ एलिजिबिलिटी। आपने अप्लाई कर दिया, आप JRF क्वालिफाई कर दिए, तो आपको तो अब लड्डू बांट दोगे कि मेरा एडमिशन हो गया, बट अभी रुको, ठीक है, अभी जो है क्या है, अभी दिक्कत में होगा। क्यों? क्योंकि आपका फाइनल तकदीर कौन तय करेगा? ICAR नहीं, यूनिवर्सिटी। आप ना, जैसे आप कहाँ के, उत्तर प्रदेश के हो और आप गांव के बच्चे हो, फिर आपका पता चला कि आपका JRF में दूसरा रैंक आया है, नहीं दूसरा रैंक नहीं, 20वां रैंक आया है, और आपको IRA वगैरह चूज़ किए थे या नॉर्थ के कोई जो भी यूनिवर्सिटी चूज़ किए थे वहाँ नहीं मिला, आपको मिल गया अच्छा यूनिवर्सिटी के लिस्ट में 15 नंबर में प्रेफरेंस रखा गया था, 15वें नंबर पे वो केरला एग्रीकल्चर सिटी का, वहाँ एडमिशन मिल गया, तो वहाँ पे आपको उन्होंने भेज दिया क्योंकि आपका रैंक जो है मान के चलो 40 है, ठीक है, 40 रैंक है, तो आपको भेज दिया कहाँ पे? केरला एग्रीकल्चर सिटी। अब 3 दिन का टाइम दिया गया है, 3 दिन या 4 दिन का, कि काउंसलिंग में आया है, जाओ भैया हमें सेकंड राउंड चलाना है, तुम फट से दौड़ो, फट से दौड़ो और वहाँ पे जाओ और ना कागज़ वागज वेरिफिकेशन कराओ कि आपके पास में क्या क्या है, आप हमारे हिसाब से एलिजिबल हो या नहीं हो। वो एलिजिबिलिटी तय करेंगे, वहाँ एडमिशन दे दिए तो ठीक है, नहीं तो जय श्री राम, ठीक है, दिक्कत में आ सकते हो। तो इस तरह से ये कह सकते हो कि प्रॉब्लम में आप आ सकते हो, ये फाइनल डिसाइड हो। इसीलिए इतना बोल्ड करके ये लाइन लिखा गया है कि हमारे ऊपर मत थोप देना ICAR और NTA में, तुम्हारा पैसा दिए हो 1200 रुपया, कोई महान कृपा नहीं कर दिए हो, तुम्हारा कैंसिल कर देंगे, तुम्हारा 6 महीना तैयारी करने के बावजूद भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो फाइनली आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो यूनिवर्सिटी तय करेगा, इसलिए हम पे बाद में किसी तरह का भांडा मत फोड़ना या हमको प्रॉब्लम में मत डालना, ये ऐसा इनका एक तरह से इनडायरेक्टली कहना है। नो सर्टिफिकेट अदर देन द PWD कैटेगरी सर्टिफिकेट इज एप्लीकेबल आर रिक्वायर्ड टू बी अंडर अपलोड। किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना है, मोटा मोटा कहें तो ये आप मोटा मोटा समझ में आ गया कि व्हाट इज द क्राइटेरिया। ये एक और क्राइटेरिया आपको अक्सर फंसता है, देखिए, कैंडिडेट शुड नोट दैट एडमिशन टू द मास्टर डिग्री थ्रू द एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय NTA ओनली द कैंडिडेट हैविंग पास्ड ग्रेजुएशन with 4 or 6 डिग्री कार्यक्रम विल बी एलिजिबल। जो 4 साल या 6 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया है या 4 साल का डिग्री किया है वह एलिजिबल है। याद रखना, BSc एग्रीकल्चर या 5 साल का कोर्स है BBSc का, या 5.5 साल का कोर्स है BSc या AS का, तो उन्हीं लोग एलिजिबल है। यहाँ कायदे से यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, 3 साल वाले डिग्री वाले एलिजिबल नहीं हैं। कई जगह में यूपी में मैंने देखा है, बहुत जगह में 3 साल की डिग्री चलती है। तो अब ये पहले ये कंडीशन नहीं हुआ करता था, लेकिन अब साफ ऐसा लिख करके ये कह रहा है कि यहाँ 4 ईयर डिग्री, 4 साल के, 12वीं के बाद है ना, तो 12वीं के बाद 4 साल की डिग्री। कई लोग जो है ये 4 साल की डिग्री ये करा देते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में कि 2 साल का 11वीं 12वीं और सीधा क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन उनका कॉलेज भी करा देते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन उनका रहता होगा इस तरह से
कि एग्रीकल्चर लिया और फिर एग्रीकल्चर की पढ़ाई भी करवा दिए। अब यहाँ पे क्या है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया तो यही है, इसको तो और भी मोटा काला कलर करना चाहिए था। फॉर अपियरिंग इन द ICAR PG एग्जाम इट वुड बी मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है, फॉर ऑल कैंडिडेट टू हैव पास्ड आउट फ्रॉम ICAR एक्रीडेटेड कंसिस्टेंट कॉलेज, ICAR एक्रीडेटेड कोर्स या प्रोग्राम। आप यहाँ देखिए दो चीज़ आप बड़े मज़ेदार देखोगे। पहले कह रहा है कि ICAR में वही बैठेगा जिसका जो कॉलेज है वो ICAR एक्रीडेटेड है। ये पहली बात सुंदर वचन किया। यहाँ साफ लिखा है कि ICAR एक्रीडेटेड कंसिस्टेंट कॉलेज, एक तो कंसिस्टेंट भी होनी चाहिए और वह एक्रीडेटेड भी होनी चाहिए पहली दफ़ा। तो इसका पहले क्या था, वो अपने वेबसाइट में यूनिवर्सिटी का लिस्ट निकालते हैं, यूनिवर्सिटी का लिस्ट निकालते हैं तो फिर आप कॉलेज की बात क्यों कर रहे हैं और कॉलेज को एक्रीडेट क्यों करते हैं। एक यूनिवर्सिटी के अंदर के 4 में से 2 कॉलेज एक्रीडेटेड हैं और 2 नहीं हैं, क्योंकि 2 में फैसिलिटी नहीं है। तो अब 2 का वो बताओ ना कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन होगा तो उन्हीं 2 में ही आपका एडमिशन होगा, बाकी 2 में एडमिशन नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि वो 4 में से वहीं 2 के ही लोग एलिजिबल होंगे एग्जाम देने के लिए, बाकी 2 के जहाँ के ग्रेडेशन में नहीं है वो नहीं करेंगे। तो फिर आप यूनिवर्सिटी का लिस्ट क्यों करते हो, फिर वहां पे तो कॉलेज का ही नाम आना चाहिए सीधा सीधा। ठीक है, कॉलेज का है और ये कॉलेज का फॉर्म भरते समय भी हो सके तो कॉलेज का कोई डाटा इतनी बड़ी नहीं होगी, आप कॉलेज का नाम ही मेंशन करो कि कॉलेज ये एक्रीडेटेड है, एग्रीडेटेड है तो एलिजिबल नहीं है। और उसका कॉलेज चयन करते समय तो भरेगा ना कि मैं किस कॉलेज से पढ़ा हूँ, वो ICAR का वो कोई भी कॉलेज का भरेगा। यूनिवर्सिटी के अंदर में यूनिवर्सिटी चयन करे पहले, उसके बाद में वो कॉलेज चयन करे, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों ही एग्रीडेटेड हैं तो फिर आप एलिजिबल हो। और तीसरी बात है कि वो जो कोर्स पढ़ा हुआ है उस कोर्स का भी वो सही सही नाम लिखे, जो उसके डिग्री में लिखा हुआ है सेम। तो सारे चीज़ें एक जैसे होगा कंट्री भर में तो बच्चों को ये फॉर्म भरने में आसान होगा। तो इस बार ये भी कहा है कि वो एक्रीडेटेड कोर्स में इनरोल हैं तभी होगा, कोई भी अरे गहरे नत्थु गहरे कोर्स पे नहीं कर सकता वाला बात है ये। और ये है पब्लिक फंडेड। यहाँ एक बात है कि ICAR का एक्रीडेशन लिस्ट होना चाहिए। अब वो किसी भी सरकारी फंडेड पब्लिक फंडेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट से फंडेड, ICAR के दायरे में, ICAR यूनिवर्सिटी के दायरे में या उसके बाहर होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। ठीक है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी कम से कम, जैसे मान के चलो एक आगरा में कॉलेज है डॉक्टर भीमराव BR अम्बेडकर कॉलेज यूनिवर्सिटी, यहाँ मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया चीज़ ये था ICAR को कि ICAR अपने किसी प्रोफाइल में एक ऐसा लिस्ट बताता जहाँ यूनिवर्सिटी के बजाय सीधा कॉलेज का लिस्ट होता कि भाई तुम एलिजिबल हो, चाहे वो 400 या 500 लिस्ट बनते, लेकिन सीधा ये ICAR एक्रीडेटेड कंसिस्टेंट कॉलेज कौन है उसका लिस्ट ही बना देता, चाहे वो ICAR के जुड़े या नहीं जुड़े हैं। जो भी अप्लाई करता उनके पास तो लिस्ट में होगा ना कि कौन कौन लोग एक्रीडेशन के लिए अप्लाई किए थे, और एक्रीडेशन के लिए अप्लाई किए हैं तो सीधा सीधा एलिजिबल हैं और मतलब उसमें है लिस्ट में। तो बताता हूं आपको, ICAR एक्रीडेटेड कोर्स प्रोग्राम, यहाँ ICAR एक्रीडेटेड कोर्स प्रोग्राम का भी लिस्ट होना चाहिए ताकि बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यह है ICAR एक्रीडेटेड प्राइवेट एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस कॉलेज, यहाँ पे भी बढ़िया लिखा है कॉलेज नॉट यूनिवर्सिटी। और फिर ICAR एक्रीडेटेड कोर्स या प्रोग्राम प्राइवेट में। तो अब इस बार इन्होंने क्या किया है, कोर्स मेंशन किया है और कॉलेज मेंशन किया है बजाय कि यूनिवर्सिटी के। तो उम्मीद ये करते हैं कि सर ये ICAR है कि कौन कौन से एक्रीडेटेड कोर्स हैं और कौन कौन से सीधा एक्रीडेटेड कॉलेज हैं उसका वो मेंशन कर दे। ठीक है, तो बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी।
It would be mandatory for private agriculture university or colleges must have accreditation from ICR even if they are affiliated. प्राइवेट होंगे एफिलेटेड होंगे तो पर भी उनको क्या करना पड़ेगा, वो एक्रीडेशन लिस्ट है तभी एलिजिबल हैं। तो सबसे ज़्यादा मायने जो करता है ये लास्ट का जो लाइन है, इतना लाइन यही कि ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों की। वो प्राइवेट है लेकिन सरकारी किसी संस्थान से वो एफिलेटेड है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्या है, एक्रीडेटेड है। तो ये है, और यहाँ पे उम्मीद ये करते हैं कि लिफ्ट निकलना चाहिए। और फर्स्ट बैच ऑफ, यहाँ एक बात और है, टू अलाइन विद द रिकमेंडेशन मेड बाय नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्रीडेशन बोर्ड। ये नया बोर्ड है, ये देखिए एग्रीकल्चर के काम धाम को देखने के लिए नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्रीडेशन बोर्ड है, ये मीटिंग किया था और अकॉर्डेड बाय गवर्निंग बॉडी। इन्होंने कहा द फर्स्ट बैच पास आउट appearing स्टूडेंट ऑफ ए ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम पब्लिक फंडेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन within or outside the system or private agriculture or allied science college which have not been accredited by ICR shall be exempted from the requirement of ICR accreditation for appearing in and। यहाँ ये इन्होंने कहा, क्या कहा कि पहला बैच फर्स्ट बैच ऑफ पास आउट एपियर्ड। अब ये एक अलग लोचा है, मतलब आप देखो कोई लिस्ट में नहीं है, वो अप्लाई करेंगे तो अब अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप वहाँ के पहला बैच हो, ये आपका कॉलेज है, वो सर्टिफाई करेगा और सर्टिफाई करने के बाद इसको लेके आप जाओगे यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पास में, वो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, उसको इच्छा होगा उसको मानेगा तो एडमिशन है और नहीं मानेगा तो गो आउट। बड़ा ही क्या है, इसको क्या कंडीशन कहते हैं, मतलब अनफिक्स्ड कंडीशन है, पेंडुलम झुला के घंटा की तरह कर रहे हैं टाइप की बात है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया है एडमिशन एकेडमिक ईयर दिस वन हाउएवर एग्जाम्पशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू ऑलरेडी पास्ड आउट फर्स्ट बैच। जो पहले पास आउट हो चुके हैं फर्स्ट बैच, जैसे वो पहला बैच था लेकिन पहले वो हो चुका था, वो नहीं है एप्लीकेबल। तो यह भी बड़ा लोचा है, जो पहला बैच है लेकिन वो इसी लेटेस्ट ईयर में वही एलिजिबल है, अपने टाइम का पहला बैच वो एलिजिबल नहीं है। तो ये अलग अलग कंडीशन, और ऐसा सारा चीज़ का कंडीशन है, ये कौन डिसाइड करेगा, कहीं ना कहीं जाकर के कौन डिसाइड करेगा, वो लोग यूनिवर्सिटी वाले। ये लिफ्ट ICR के साइट पे हम लिफ्ट एक बार देखेंगे, और ये लिफ्ट में यदि आप भी चेक कर सकते हैं, यदि वो वहाँ पे कॉलेज का यूनिवर्सिटी कॉलेज का लिफ्ट और कोर्स का लिफ्ट होता तो अच्छी बात होती। केस एनी डिग्री फ्रॉम एनी पर्टिकुलर कॉलेज इज नॉट कंसिडर्ड फॉर एनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑन अकाउंट। तो थोड़े बहुत और डिटेल लिखा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ एक लिखा है लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट आउटसाइड द ICR AU सिस्टम and a private agriculture university and a college accredited by ICR whose candidate are eligible to appear in this examination is given in this annexer BB। ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। BB the candidate having bachelor degree with a 3-year program will not be considered for admission through this examination except in the few course कुछ कोर्स में 3 साल वाले एलिजिबल हैं, बाकी लोग एलिजिबल नहीं हैं। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग, जो हमने कहा एनेक्सर BB। ये तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट आउटसाइड ICR AU सिस्टम प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कॉलेज एक्रेडिटेड बाय ICR हुज कैंडिडेट पास्ड आउट इन द इंडिकेशन बैचलर डिग्री प्रोग्राम आर एलिजिबल। किस कॉलेज के और किस यूनिवर्सिटी, चाहे वो प्राइवेट या गवर्नमेंट है या ICR सिस्टम के अंदर है या बाहर है, एलिजिबल हैं, उनका यहाँ पे मेंशन है कि कौन कौन है। प्रोग्राम आर एलिजिबल फॉर, और वहाँ पे ये भी मेंशन किया है कोर्सेज का। तो ये अच्छी बात है। मैंने कहा था
कि जो मैंने जो कहा था बिल्कुल ऐसा ही है। आई फील हैप्पी कि कॉलेज का प्रोग्राम का भी नाम मेंशन कर रखा इस बार बहुत तगड़े से, नेम ऑफ कॉलेज भी मेंशन कर रखा और यूनिवर्सिटी का नाम भी मेंशन कर रखा। मेरे हिसाब से ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि बहुत जगह में जैसे देखिए ये कहाँ है, लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एक्रीडेटेड बाय आईसीआर whose candidate passed out in indicated bachelor degree program are eligible for appearing in this exam। तो यहाँ कई सारे जैसे देखिए कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इट्स अ प्रोग्राम इन MGKV MGC के GB चित्रकूट है, ये यूनिवर्सिटी है, उसका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है वो एलिजिबल है और इसका BSc ऑनर्स डिग्री एलिजिबल है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पौंडीचेरी, ये कराईकल, ये जवाहरलाल नेहरू कॉलेज एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये पौंडीचेरी में है। इसका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है वो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर BSc ऑनर्स डिग्री है वो एलिजिबल है। इसी तरह से राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एजुकेशन है, ये पुडुचेरी में ही है, ये इसका भी BSc एलिजिबल है। चलो कुछ प्राइवेट LPU है उसका स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एलिजिबल है। BSc ऑनर्स वाले कोई दूसरा कोर्स वाला होगा वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। गुरुकाशी एलिजिबल है यहाँ का, ये तो यहाँ पे गुरुकाशी यूनिवर्सिटी में BSc ऑनर्स का डिग्री होता है क्योंकि कॉलेज ऑफ स्कूल अलग से है नहीं, तो ये एलिजिबल है। स्वामीनाथन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर सोवा, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कोल्हापुरम, ये तमिलनाडु से एफिलेटेड है, उसका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भी है। तो कई सारे फोवा यूनिवर्सिटी है उसका भी BSc ये है, ITM है उसका भी BSc एग्रीकल्चर एलिजिबल। कोई कुछ कचरा खोल देंगे तो वहाँ एलिजिबल नहीं है इन जगह की कोई कचरा डिग्री, ठीक है। ट्रस्ट कॉलेज है, ये कहाँ पे है, बारामती है राहुरी में, इसका भी BSc एग्रीकल्चर है, ये भी एक अलग है ट्रस्ट कॉलेज। इसके बाद है वनवर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी BSc एग्रीकल्चर एलिजिबल है। और तीर्थंकर महावीर कॉलेज है, ये मुरादाबाद में है, इसका भी BSc एग्रीकल्चर। तो ठीक है, खालसा कॉलेज ऑफ वेटनरी, इसका भी BSc है, तो खालसा कॉलेज अभी एग्रीकल्चर आ जाएगा आपको, खालसा कॉलेज आ गया है तो। और क्या है, एग्रीकल्चर साइंस है छिंदवाड़ा, तो छिंदवाड़ा का BSc एग्रीकल्चर भी एलिजिबल है, ठीक है। अब बहुत सारे आ गए। एग्रीकल्चर कॉलेज है रानीपेट वेल्लोर में, तो इसका भी BSc एग्रीकल्चर। उसके बाद में है कलैस, तो एक तो मैं भी देख रहा हूँ थोड़े से, बहुत सारे एलिजिबल हैं। एक है जयपुर में है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, ये भी BSc, तो ये बहुत सारे, अब 14 आ गए, ठीक है। लेकिन अभी बहुत सारे जहाँ से आप पढ़ते हैं आप में से उनके लिफ्टिंग नहीं है, याद रखना। और एक बात और था, इन्हीं एनेक्सर में एक और था, लिफ्ट 1 था एनेक्सर का, उसको देखते हैं जरा। जिन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी, कौन सा लिफ्ट था वो, एनेक्सर ही था, 1 में तो नहीं आया, लेकिन ये देखिए 1 है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का लिफ्ट नहीं आया। जो अपनी इच्छा जाहिर किया है कि हम लोग NTA का सीट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक बात ये भी है, लिफ्ट ऑफ ICAR एक्रीडेटेड मास्टर डिग्री प्रोग्राम, तो यहाँ प्रोग्राम को भी लिफ्ट किया है, ये भी ठीक बात है, क्योंकि यहाँ जो रखा गया है ना कि RPU पूछा है इसका कौन कौन से कोर्सेस हैं, ये मान्य है टाइप का, तो ये भी इस तरह का भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे कि आपको पता रहा है कि किसको मान्यता दी है नहीं है। मेरे हिसाब से पहले की तुलना में काफ़ी सुधरा हुआ है। वो लिफ्ट कौन सा था जी, एक मिनट देख लेते हैं, आप हम वो नहीं देख पाए, विलिंगनेस था ना, ये है लिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर सिटी विच हैव एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस टू यूटिलाइज NDA स्कोर। तो यार देखो 17 यहाँ, तो मैंने कहा था ना 50 हो जाएगा अगले साल तक। इस साल जो लोग अपना परीक्षा नहीं लेंगे वहाँ, यहाँ तो IGKV का भी नाम है, और IGKV ने शायद परीक्षा करा दिया क्या,
करा दिया ना, शायद वो पहले से दे दिए होंगे इसलिए है, बाद में उन्होंने करवा दिया, तो इसका हो सकता है कैंसर है। और कोई जोरहाट का है, कोई BCKV का, और कौन कौन से हैं यहाँ, जबलपुर का है NDVSU, हिसार का है LUVS। ये वो हैं जो जो इसका स्कोर यूज़ करने वाले हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात जो हमेशा पहल करता है, देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर, धारवाड़, रायचूर, बागलकोट अपना नहीं करेंगे, वो ICR कोटा यूज करेंगे फॉर एडमिशन। तो अब वहाँ के बच्चे, क्योंकि ये अच्छा है ना, ये वाले लोग जो है ना अच्छे क्वालिफाई करते हैं, तो दे आर गुड। और बाकी जगह का देखो ऐसे ही है, कोई कोई हैं यहाँ, कम से कम सोलन का भी अच्छी हालात है, पालमपुर का भी अच्छे हालात है, कि कम से कम वो चाह रहे हैं कि ICR का यूज़ करें। और बाकी तो एक हैदराबाद का भी स्थिति ठीक है, देखिए यहाँ हैदराबाद है PGTSCU, ये भी इनका क्राइटेरिया, इन्होंने कहा कि हम ICR का ही स्कोर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से है। आई होप एक डिटेल है जहाँ से एक बेसिक समझ में आया होगा। और इसके अतिरिक्त यदि आप देखना चाहते हैं PhD का, तो PhD का खुद से देख लेना, ठीक है। PhD एंट्रेंस का यहाँ का क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है, यदि लगेगा तो हम लोग अलग इसका डिस्कशन कर लेंगे। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में सर बोले कि ICR के थ्रू लेंगे, फिर उसके अगली बारी